गाउसेस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। अब देखो एक चीज़ याद रखना, गाउसेस लॉ आपको सिर्फ इतना बताता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इंटू 1/ε0। बस वो इतनी ही बात कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये कोई स्टेटमेंट नहीं देता है। तो हम जानते हैं अलग से भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। अब बात यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ सिनेरियो में ये पॉसिबल हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ज्योमेट्रीज है अपन कर पाएंगे। उनमें से एक है लीनियर चार्ज, जैसे कि ये एक लीनियर चार्ज है, इस तरीके का है। ये मान लो कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन का है दोनों तरफ। इससे कुछ डिस्टेंस पर आपको दे दिया एक पॉइंट P, जैसे कि मैं ये परपेंडिकुलर लाइन है इस वायर की, ये वायर है चार्ज, यहाँ पर कोई पोजीशन है, उसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर ऐसा रूल तो कोई हमारे पास है नहीं कि पूरे के पूरे लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ ही आ जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई रूल हमारे पास नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, जो रूल हमें पता है उसको यूज़ करते हैं। हमें जो पता है वो है पॉइंट चार्ज का, तो एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे लीनियर सेगमेंट को पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका सब डिवीजन कर रहे हैं। ये है ओरिजिन मान लिया हमने, और यहाँ से y डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ एक लीनियर इनफिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज एलिमेंट लिया है हमने, और इसका लेंथ है dl। इसको हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इट्स लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। तो आप इसको यहाँ से मेजर करते हो डिस्टेंस, ये है, ये डिस्टेंस है स्मॉल r। ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो, ये पॉइंट चार्ज है, बाकी को कंसिडर मत करो, पूरा वायर है उसको गायब कर दो, सिर्फ इसका एक एलिमेंट है उसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसको मानो ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? अवे फ्रॉम इट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट P एंड द सोर्स चार्ज। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मान लो DE है, और इस DE का वैल्यू क्या होगा? K.dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना यहाँ। अच्छा, जिस तरह से एक एलिमेंट इतनी दूर लिया है उतना ही दूर एक एलिमेंट नीचे की तरफ भी हम ले सकते हैं ना, इस पर सेम लेंथ का, जिसकी लेंथ क्या है? dl। ओके, अब ये जो चार्ज है देखो, सेम लेंथ पर सेम चार्ज है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर लेंथ ऑफ द सेगमेंट सेम है तो फिर चार्ज भी तो सेम होगा, इस पर भी चार्ज dq है और इस पर भी dq है। dq की वैल्यू अगर आप डिकोड करना चाहते हो तो वो है पर यूनिट लेंथ का चार्ज डॉट dl। अब ये लेमडा क्या है? लेमडा इक्वल टू हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ यूज्ड। मान लो L लेंथ पर Q चार्ज है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? Q अपॉन L है, जो कि पूरे वायर पर कांस्टेंट है। अब ये भी एक पॉइंट चार्ज हो गया, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज, और ये इस तरफ होगा, और इसका भी वैल्यू सेम होगा कि नहीं? देखो K.dq अपॉन सेम लेंथ है, ये भी देख लो सेम। ओके, तो अब बात यह है कि दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ऐसे में क्या है? सिमेट्री तो है ना। देखो इस लाइन के अलोंग ये सिमेट्रिक सेपरेशन हुआ है कि नहीं यार? तो एक काम करते हैं, इन वेक्टर्स को दो डायरेक्शन में हम रिजोल्व कर लेंगे। एक डायरेक्शन तो ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। इसको रिजोल्व कर रहे हैं। अगर इस एंगल को मैं अल्फ़ा कह दूं, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है कि नहीं है? तो बताओ मुझे DE का ये कंपोनेंट कितना होगा? इस DE का, ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट जो कि अल्फा एंगल पर है कितना होगा? मैंने बताया था आपको, कोई भी वेक्टर का अल्फा एंगल की डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होता है? कोस कंपोनेंट। तो E कोस अल्फा कोस कंपोनेंट होगा, ठीक। और कोस कंपोनेंट एक तरफ होता है और वेक्टर के दूसरी तरफ 90 डिग्री की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट कौन सा होता है? उसका साइन कंपोनेंट होगा। तो ये DE साइन अल्फा होगा, ठीक है। अब जब हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया तो इसको अब देखने की जरूरत नहीं है, सपोज ये गायब ही हो गया, ठीक है। ओके, जब ये रिजोल्व हो चुका है
एक बात तो हमने देख ली, इस बात को याद रखना कि जितना मैग्नीट्यूड इस इंटेंसिटी का है उतना ही इसका है, ये दोनों इक्वल है। अब इसको रिजोल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा क्या, डीई क्या, बताओ क्या होगा, डीई का ये कंपोनेंट कितना होगा अल्फा एंगल, बार बार कैसे भूल जाते, अल्फा एंगल पर कोस कंपोनेंट होता है तो डीई कोस अल्फा ही होगा ये भी। और इस तरफ आएगा इसका दूसरा कंपोनेंट, वो क्या होगा, डीई साइन अल्फा। आपने देख लिया कि ये और ये सेम ये दोनों, तो फिर इसका मतलब डीई साइन अल्फा और डीई साइन अल्फा इक्वली इफेक्टिव है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आप किसी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजोल्व कर लेते हो तो फिर आपको उस वेक्टर को अब ये मान लेना चाहिए कि ये दोनों मिलकर उसके इक्विवेलेंट है, तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसे हटा दो फिर। ठीक है, ये लो जी, ठीक। और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो फिर इनको भी हटाओ। अब ये जो दो पॉइंट चार्जेस हमने इसके सब डिवीजन में से लिए थे ना, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली किस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज। सिर्फ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है, बाकी सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा लीनियर चार्ज है, सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस से आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि पूरे के पूरे लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो डिसीजन ऐसे तो ले सकते हैं ना कि हमने इसको जैसे सेम डिस्टेंस पर ऐसे दो पॉइंट चार्ज लिए ना, और भी ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स है कि नहीं, देखो तो वो जो सेम डिस्टेंस वाले कपल्स होंगे यहाँ पर, जो पेयर्स हैं चार्जेस के पेयर्स हैं सेम डिस्टेंस वाले, वो सब के सब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में तो प्रोड्यूस करेंगे, सब के सब पूरे के पूरे वायर के लिए। तो ऑल द इनफाइनाइट सेगमेंट्स डीएल लेंथ के वो सब ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज। तो अब ये याद रखना है कि इस एनालिसिस के बेस पर हम गाउसेस लॉ के एप्लीकेशंस में लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे और लीनियर चार्ज को हम इनफाइनाइट लेंथ का कंसिडर करेंगे। अब बात यह है कि फिजिक्स में हम बार बार कह देंगे कि भाई इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज है। क्या इनफाइनाइट लेंथ पॉसिबल है? आप अगर कहें कि एंडलेस चार्ज, इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल, तो हम क्या बकवास पढ़ रहे फिर? हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इम्पॉसिबल फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ के लिए, है ना? बात ऐसी है कि ये फॉर्मूला है ना, एक लिमिट तक सही रिजल्ट देगा। एक बात सोचो, अगर आपकी आई यहां पर है और एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके बेस पे देख रहे हो, ये लो ये ऑब्जेक्ट है, तो एक इसका एक टर्मिनल ए है और दूसरा बी है। आप ए को देखते हो तो इस डायरेक्शन में देखते हो, उसके बाद आप बी को देखते हो तो आपकी आई का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये कितना होगा, ये θ1 है मान लो। अगर यही ऑब्जेक्ट सेम साइज का इसके और पास आ जाए तो आपके ये जो आई का ये विजुअल एंगल है ये और ज़्यादा हो गया कि नहीं हुआ? देखो θ2 हो गया, बड़ा है कि नहीं θ2, ग्रेटर देन θ1 है। और अगर ये और पास आ जाए तो ये देखो इसका विजुअल एंगल कितना बड़ा हो जाएगा, यहाँ से और पास आ जाएगा तो नियरली 90 डिग्री के आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब एक बात सोचो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उसका एक पार्ट है, उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरे को देखोगे तो आपकी ये जो विजुअल एंगल है ना, ये 90 डिग्री का आपको एलिवेशन देगा कि नहीं देगा? 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री इनफाइनाइट लेंथ से ही हो सकता है? देखो फाइनाइट लेंथ से भी हो सकता है। इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू द चार्ज ऑब्जेक्ट, देन द चार्ज ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट लेंथ will follow the formula giving based on the result of infinite length. अगर infinite length है कंसिडर करें तो इसका मतलब it is legally valid for all the points lying nearby the charge. आसपास के पॉइंट के लिए इनफाइनाइट लेंथ का ये बिहेव करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लैम्बडा में लिमिटेड लेंथ लिया है और यहाँ पर जब हम बैठे हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ शो किया है, ये देखो ये। तो हमारा पॉइंट है ना वेरी क्लोज टू दिस लीनियर चार्ज है, इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं, वरना लेंथ को यहाँ पर इनफाइनाइट ले तो समझ सकते हो क्या होने वाला है ना? ये खुद ही
डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना। अब ऐसा का ऐसा एनालिसिस बार बार नहीं करेंगे। अगर आपके पास में कोई स्फेरिकल चार्ज है, देखो ये कोई स्फेरिकल चार्ज है इसके बाहर यहाँ पर कोई पोजीशन है P और इस पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, ये जो लाइन ना रेडियल लाइन, इसके दोनों तरफ सेम आर्क के ऊपर 2 पॉइंट लोगे, एरिया एलिमेंट्स। इसका चार्ज dq होगा तो इसका भी चार्ज dq होगा, इसका एरिया dA है तो इसका भी एरिया dA होगा, और जितना डिस्टेंस आपने इधर लिया है उतना इधर लिया है, तो फिर ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये भी होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से वही सिचुएशन आ गई। अब फिर से रेजोल्यूशन करो, जब आप फिर से रेजोल्यूशन करोगे तो ये कंपोनेंट्स तो एड अप हो जाएंगे और ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को किल करें, ये कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी एलिमेंट है तो पेयर के अंदर दूसरा एलिमेंट दूसरी तरफ मिल ही जाएगा, ऑल अराउंड मिलेंगे इस पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप चाहे पूरे के पूरे इस चार्ज को एरिया एलिमेंट्स में ब्रेक करो, पॉइंट चार्जेस के प्रोस्पेक्ट से एनालिसिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ओनली अलोंग द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस। रेडियल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर द चार्ज इज पॉजिटिव और निगेटिव, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ डायरेक्शन ओनली। पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल होगा, ठीक बात है। और अगर आप इनफाइनाइट शीट की बात करो, तो जैसे कि ये कोई शीट है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन की शीट है, तो इसके लिए भी सेम डायग्राम, यही डायग्राम उठा के और यहाँ चिपका दो। यहाँ पर एक P पॉइंट है तो सेम डिस्टेंस पर एक एरिया एलिमेंट लो, इसका चार्ज dq कंसिडर करो, और सेम उतना ही बड़ा एरिया एलिमेंट इस इधर ले लो, दूसरी तरफ ले लो, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि नहीं। और इसके कंपोनेंट्स बनाओगे तो ये कंपोनेंट्स तो कोऑपरेटिव होंगे, और इधर जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या करेंगे, कैंसिलिंग होंगे। तो अब आपको एक साथ मैंने बता दिया है, वेदर इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज और इट इज़ अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इट इज़ इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज। Electric field due to these charges, continuous charges, will always be along the line which is either radial or normal to the surface or perpendicular to the linear charge। आई बात समझ में? तो ये एनालिसिस है, और इसके बाद आपका डायरेक्शन तो कंफर्म हो गया। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको अलग से कंफर्म करनी पड़ेगी। गॉसेस लॉ विल गिव यू ओनली मैग्नीट्यूड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक लिमिटेशन है, क्योंकि गाउसेस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करेगा। यू हैव टू डिस्कस इट ऑन योर साइड। कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट long linear charge at very close positions कहने का मतलब है कि अगर लीनियर चार्ज फाइनाइट लेंथ का भी है तो उसके बहुत पास वाली पोजीशंस के लिए बात करें ना, तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंसिडर हो सकता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है क्या करना है, शुरुआत कैसे होगी भगवान जाने कैसे होगी। चलो एक काम करते हैं, हमें जो काम दिया गया है वो ये है कि लीनियर चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, उसके पास कोई पॉइंट होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। गाउसेस लॉ को अप्लाई करना है। लो जी, इनफाइनाइट लॉन्ग का लीनियर चार्ज है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज है, और इससे कुछ डिस्टेंस है, इससे डिस्टेंस है स्मॉल r, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P। गाउसेस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड का मतलब यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस चाहिए हमें, लेकिन क्लोज्ड सरफेस हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तक जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, तब वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर वो चेंज होगा तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है? एक तो चार्ज कितना है, दूसरा चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस को फिक्स करना पड़ेगा। तो r डिस्टेंस पर पॉइंट P है और ऐसे ही अदर पॉइंट्स भी होंगे। तो एक काम कर लेते हैं हम, r डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है ऑल अराउंड 3D में, इसके चारों तरफ r डिस्टेंस के सर्कल बना दो। इस तरह से सारे सर्कल मिलके क्या बनाएंगे? एक सिलेंड्रिकल क्लोज्ड ज्योमेट्री बनेगी कि नहीं? अब देख लो, इस सिलेंडर के ऑल अराउंड जितने भी सरफेस के पॉइंट आएंगे ना, उन सब की डिस्टेंस स्मॉल r है और ये चार्ज सब के लिए एक जैसा है, सेम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इस सरफेस के हर पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, वो हमें पहले से पता है किस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस तरह से E वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर भी देखोगे तो E वेक्टर ऐसे ही होगा, यहाँ भी देखोगे तो E वेक्टर ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ओके, और ये एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा? रेडियल होगा कि नहीं? इसको मैं ds वेक्टर कह दूं या dA वेक्टर कह दूं, आपकी बुक कौन सा नोटेशन फॉलो करती है? s का करती है, तो ds कह देता हूं मैं, एरिया एलिमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है तो एरिया वेक्टर भी तो रेडियल ही है। दोनों के बीच थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। ओके, और बात यह है कि ये वाली जो सरफेस है ना, इस पर तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, लेकिन ऊपर की सरफेस सर्कुलर है ऐसे, उसका एरिया ऊपर की तरफ है। नीचे वाली सरफेस सर्कुलर ऐसे है, उसका एरिया नीचे की तरफ है। तो मैं यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट ले रहा हूँ, इस सरफेस को S1 कह देता हूँ, इसको S2 और ये जो है नीचे वाली उसको S3 कह दिया। तो यहाँ पर एरिया एलिमेंट इस तरफ होगा ds वेक्टर ऐसे, थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 90 डिग्री। हियर ऑल्सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में इसका। लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर, इन केस ऑफ इट इज ए इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा इस सरफेस के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, है ना। फिर भी हम यहीं फंसे अभी भी कि ये गाउस लॉ ऐसे कह रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ का तो हम गाउसियन सरफेस ले नहीं सकते। तो हम एक काम करते हैं, इसके L लेंथ के सेगमेंट के लिए ले लेते हैं। कितनी लेंथ का सेगमेंट है ये? L लेंथ का। तो गाउसियन सरफेस है, इसकी लेंथ है L। तो इसमें कितना चार्ज हो गया टोटल? इसमें टोटल चार्ज कितना है? लेमडा इंटू L हुआ कि नहीं? अपॉन एप्सिलॉन 0। क्लोज्ड सरफेस में टोटल चार्ज है लेमडा इंटू L। ये बात आ गई। अब बात ये है कि ये जो टोटल फ्लक्स है ना, हर एलिमेंट का फ्लक्स अगर d फाई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, जितने भी एरिया एलिमेंट है उनके लिए d फाई निकालो और उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर दो, मतलब सारी सरफेस के लिए ही इंटीग्रेट कर दो। अब बात यह है कि हर एरिया एलिमेंट का d फाई आएगा कैसे? आपको फॉर्मूला याद होगा, फाई इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, होता है कि नहीं? एलिमेंट के लिए इसकी फॉर्म हो जाएगी डिफरेंशियल फॉर्म इस तरह से, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। यहाँ पर एरिया वेक्टर को हम ds से शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नोटेशन होगा NCERT। ठीक है, तो dA कहो एरिया को या ds कहो एलिमेंट एरिया, ये छोटा वाला। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, d फाई को क्या लिखूंगा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना, एरिया एलिमेंट लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो हम आ गए। या कहेंगे फॉर द गिवन, या सिर्फ मैं शॉर्ट में लिखूं, क्लोज्ड सरफेस वगैरह लिखने से गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस, हाँ जी, गिवन गाउसियन सरफेस के लिए यूजिंग गाउस लॉ, हाँ जी, गाउस लॉ से आपको ये मिलेगा। और फिर इसको आप ऐसे जो डायग्राम में अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो, इसको ऐसे कर दिया आपने, बाय डेफिनेशन किया है आप। ये क्या है? बाय डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक भी आप आ गए। अब बात ये है कि पूरी क्लोज्ड सरफेस के लिए ये टर्म है ना एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की सरफेस के लिए ये वाला सीन अलग है, यहाँ वाली के लिए अलग है और इसके लिए अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इंटीग्रेशन
ओपन इंटीग्रेशन फॉर S1 प्लस ओपन इंटीग्रेशन ऑफ फॉर S2 प्लस ओपन इंटीग्रेशन फॉर S3, टोटल मिलाकर लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। S1 के लिए E डॉट ds करेंगे, क्या होगा? E डॉट ds इंटू cos 90 डिग्री, है ना। S1 के लिए देखो E और ds के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। S2 के लिए बताइए, E ds cos 0 डिग्री। S3 के लिए E ds cos 90 डिग्री। लो जी, ये तीनों का ओपन इंटीग्रेशन मिलकर ये क्लोज्ड सरफेस के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। भाई ये सरफेस इंटीग्रेट हो गई, फिर ये हो गई और फिर ये हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर क्या बनता है? ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? cos 90 जीरो होता है, गुड। cos 90 बिकम 0, तो ये है 0 प्लस ये हो गया E और इंटीग्रेशन ds का S2 सरफेस के लिए, प्लस ये भी 0 हो गया, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर E को बाहर कैसे ले लिया हमने? क्योंकि डिफरेंशिएशन तो ds का होगा ना। हाँ, E का नहीं होगा, इसका रीज़न E तो वो है कांस्टेंट। E कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया बेटा। अब गाउसियन सरफेस की शेप ही हमने ऐसे ली कि अगर E का कोई टर्म कहीं पर कंसिडर होगा तो एज ए कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर जगह पर ये डिस्टेंस सेम है, इसलिए E सब जगह पर सेम आएगा, है ना। इस वजह से अगर हम गाउसियन सरफेस कुछ और कर देते तो E कांस्टेंट नहीं मिलता उसकी हर पोजीशन पे। ठीक है, सिमेट्रिक गाउसियन सरफेस लेनी है हमेशा। अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। अब आपका आगे आगे देखो E और बताऊं, मुझे S2 सरफेस पर बहुत सारे एलिमेंट ले लिया आपने, ये सब एलिमेंट्स ले लिए, उन सब का एरिया इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना बनेगा? ये पूरी S2 सरफेस बन जाएगी, सारा का सारा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? वी आर एडिंग अप। तो अगर इस तरह के एलिमेंट में पूरी सरफेस डिवाइडेड है, सब एरिया का सब एलिमेंट्स का एरिया कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा? कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, इसका एरिया कितना होता है? 2 पाई RH ये होता है। तो E इंटू 2 पाई R और इसकी हाइट कितनी है? L इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L से L दोनों तरफ गया ना। E कितना आया? 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R और ऊपर है लैम्डा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2K लैम्डा अपॉन R। K कोलोम्स कांस्टेंट है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। लेकिन यहाँ पर 4 तो है नहीं, तो ऊपर भी 2 पटक दिया, नीचे ट्वाइस कर दिया, तो ये नीचे 4 हो गया, बन गया ना कि 2K लैम्डा अपॉन R। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वेरी लॉन्ग रेंज का होगा। कैसा होगा? वेरी लॉन्ग रेंज। कैसे? सिर्फ लॉन्ग रेंज नहीं, वेरी लॉन्ग रेंज, रियली वेरी लॉन्ग रेंज। रीजन क्या है? R⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और लॉन्ग रेंज बोलते हैं, वेरी वेरी वाला फीलिंग उसमें नहीं आना चाहिए, तो फिर होगा ये R⁴ ये है लॉन्ग रेंज। और अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ तो ये आ जाएगा शॉर्ट रेंज। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴ वेरी शॉर्ट रेंज। एक साथ बता रहा हूँ, याद रखना है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसको फॉलो करता है, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो, ठीक है। तो ये क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लॉन्ग रेंज का फोर्स है। और अगर ग्रेविटी में ऐसा होता तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज का हो जाता। फिर वैसे भी इसकी रेंज कम नहीं। कंपैरेटिवली मैंने ये वर्ड को यूज किया है ना, कंपैरेटिवली। अब बात ये है
कि अगर ई आर के साथ चेंज होता है तो इनका ग्राफ भी प्लॉट करना आना चाहिए हमें। आप बताइए मुझे ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ कैसे बनेगा। मेरा इसी चैनल पर एक ग्राफ का डेडिकेटेड वीडियो है, उसको अगर किसी ने देख लिया तो ग्राफ के अंदर कोई भी डाउटफुल पॉइंट नहीं रहेगा। एटलीस्ट स्कूलिंग के अंदर तो कभी होगा ही नहीं, कंपटीशन में भी बहुत अच्छे लेवल पे चलेगा। ई और आर, बताइए कैसे बनेगा इनका ग्राफ। सेम डिस्टेंस लो दोनों तरफ, इस तरह से सेम सेम गैप पे डॉट्स लगाओ और उनको इस तरह से कर्व करके ऐसे एडअप कर दो। दोनों तरफ एक जैसी टेंडेंसी होनी चाहिए। ये हो गया आपका ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो स्क्वायर होता तो फिर ये ग्राफ इस तरह से होता, इस तरह हो जाता, फिर ये इधर से तो ऐसे आ जाता और इधर नीचे आ जाता ऐसे, समझ गए। स्क्वायर में यहाँ पर जैसे पॉइंट चार्ज का होता है ना, इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये इसका ग्राफ हो गया। और तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन की बात ऑलरेडी, और डायरेक्शन सेपरेट ही होगा। डायरेक्शन का एनालिसिस यहाँ नहीं, यहाँ से मैग्नीट्यूड ही मिलने वाला आपको। ठीक बात, इसमें देख लो कोई डाउट। मेरे ये स्टेप है ना ऐसे ही होंगे। कोई भी इसका गाउस लॉ का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ से होगा, ये डायलॉग होगा, ये पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप ऐसा होगा, फिर उसके बाद में इसको है ना अकॉर्डिंग टू द फिगर सेगमेंट में डिवाइड करना पड़े तो करो, वरना तो सीधा हो जाएगा, है ना। बाद में आप बस सामने रिजल्ट है। दे आर वेरी इजी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट है, प्लेन चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज के लिए चार्ज्ड शीट भी बोलते हैं उसे, है ना, चार्ज्ड शीट। देखते हैं तो भाई इस बार है ना हमारे पास में इनफाइनाइट शीट है। ये लो इनफाइनाइट शीट है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस शीट का एक सेगमेंट लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट शीट पूरी की पूरी हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत पास वाला कोई पॉइंट है, यहाँ से कंसिडर करो कि आप आर डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना। तो डायरेक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी, नॉर्मल टू द सरफेस, इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अब बात यह है कि इसका कोई एक पार्ट है, जैसे ये सर्कुलर पार्ट मैं मान रहा हूँ, इसका एरिया है ए। कितना एरिया, ए एरिया है, और इस ए एरिया में टोटल चार्ज है क्यू। ठीक है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये टोटल चार्ज क्यू है ना, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया क्यू अपॉन ए। ये है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट हो गया। अब सिर्फ इसके लिए तो एक काम करें, फिर क्लोज्ड सरफेस तो चाहिए, वरना तो ये किस मुंह से लिखेंगे कि गाउस लॉ। क्लोज्ड सरफेस हमेशा ऐसे लेनी चाहिए कि जितने भी पॉइंट उस सरफेस के होना, सब के ऊपर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ उसका फ्लक्स न बने। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो सरफेस ऐसे है ना, सेम एरिया की सरफेस इतनी आर दूरी पे ले ले, पैरेलल सरफेस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फिर कि इसके सारे पॉइंट इस सरफेस से सेम डिस्टेंस आर पे हैं। तो मैं यहाँ पर एक सरफेस सेम एरिया की ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ भी होगा, फिर क्लोज्ड सरफेस बनानी है ना, तो देखो ये इस तरह से गाउसियन सरफेस बन गई ऐसे, दूसरी तरफ भी ये होगी, ये लो जी, आर डिस्टेंस उस तरफ है, आर डिस्टेंस ही इस तरफ है। यहाँ पर अगर कोई एरिया एलिमेंट ले लेते हो तो उसका एरिया इस तरफ होगा कि नहीं,
इधर भी लोगे तो ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही होगा, थीटा 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री दोनों के लिए। लेकिन ये दोनों सरफेस ही मिलके थोड़ी बना देंगे क्लोज सरफेस। क्लोज्ड सरफेस के लिए ये भी बंद करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल पाइप जैसा। ये समझ लो ये पेपर शीट है, इसके अंदर से ये पाइप है, दोनों तरफ क्रॉस हो गया, दोनों फेस बंद है, अभी क्लोज्ड सरफेस हो गई है ना। तो फिर ये तीसरी सरफेस है जिस पर एरिया एलिमेंट होगा ना, कर्व्ड सरफेस है, ऐसे होगा ds वेक्टर। लेकिन हमने देखा है एनालिसिस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल टू द शीट ही रहेगा, इनफाइनाइट है, नॉर्मल ही रहेगा। तो उस तरफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सारी की सारी सरफेस कर्व्ड सरफेस पर। समझ गए होंगे कैसा सीन है इसमें। चार्ज शीट को पेपर कंसीडर करो, और इसमें एक ए एरिया का एक होल समझो, उसमें से एक पाइप को क्रॉस किया दूसरी तरफ, और इस तरफ दोनों तरफ सेम है, ठीक है। ये वाला सरफेस हो गया सर्कुलर, ऐसे इधर वाला सर्कुलर है, और बाकी जो है वो सिलेंड्रिकल है, ऐसे सिलेंड्रिकल। समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज्ड शीट, ये सीन है। तो अब फिर से हम बात करते हैं फॉर द गिवन गाउसियन सरफेस यूजिंग गाउसेस लॉ। ये पहला टोन आपका रहेगा ही, सब केस में रहेगा गाउसेस लॉ के एप्लीकेशंस में। और गाउसेस लॉ सिर्फ इतनी बात कहता है, इसको कभी चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही रहेगा पहला स्टेप। उसके बाद हमारे डायग्राम में भाई चलो 3 सरफेसेज है, एक S1, ये S2 और ये S3। तो फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करना पड़ेगा हमें। ये जो इसके अंदर चार्ज है ना, वो क्या है, सिग्मा इंटू ए होगा, नहीं होगा क्या। यूनिट लेंथ का सरफेस चार्ज क्या है, सिग्मा। तो ए एरिया पे कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। इसको चाहो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो, ये क्यू है ना, इसका चार्ज है बस, ठीक है, ओके। तो इसको लेते नहीं है अगर चाहो तो, पर याद रखना कि ये क्यू है ना, इस सिर्फ सर्कुलर सरफेस का एरिया चार्ज है, ओके। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए ई डॉट ds, उसके बाद इसको सब डिवाइड करना पड़ेगा 3 पार्ट्स में, एक S1 के लिए प्लस S2 के लिए, उसके बाद S3 के लिए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 के लिए बताइए ई ds और cos कितना आएगा, S1 ये वाली, हाँ 0 आएगा, cos 0, और ये क्या आ जाएगा, S2 के लिए 90 डिग्री और S3 के लिए cos 0 डिग्री। अब ये हो गया आपका 0, ये क्या बनेगा, E ds S1 के लिए प्लस E ठीक है, हाँ अरे हाँ S3 आएगा, ऐसे कैसे, अपनी सरकार थोड़ी है। अब बात यह है E तो इस पर जितना है उतना ही इस पर है, दोनों सिमेट्रिक पोजीशंस है। तो एक तरफ तो होगा आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और S1 सरफेस का एरिया भी तो टोटल इंटीग्रेट होगा तो कितना बनेगा, जितना ये एरिया है उतना ही ये है, उतना ही वो है, क्या बनेगा, E इंटू ए प्लस E इंटू ए हो गई, तो ये हो गया 2EA होगा, ए कट गया, तो E इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज यस। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखकर क्या लग रहा है आपको, पूरी की पूरी शीट पर सिग्मा कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यस वेरी गुड, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फील्ड। मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बताया था, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, या कहें, या फिर मैं कह रहा हूं ए प्लेन लेयर ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ग्राफ बनाओगे डिस्टेंस के साथ, अगर इस शीट ऑफ चार्ज इसके साथ डिस्टेंस के साथ चलोगे ना, इससे दूर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, अनचेंज्ड, और वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू रहेगी चाहे आप डिस्टेंस है वो इंक्रीज करना। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि एक लेज़र है ना, जिस तरह लेज़र की बीम चलती है बिना फैले सीधी, बिल्कुल उस तरह का बिहेवियर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाना चाहो तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन की ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होगा, ऐसे इस तरह से होगा, दोनों तरफ हो जाएगा ये। ठीक है, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ, E डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, E R से बिलोंग नहीं रखता, E पर R का कोई असर नहीं होगा। फिर से हमने वैसा ही प्रोसेस फॉलो किया है, बस गाउसियन सरफेस कैसी बननी चाहिए ये ज़रूर याद रख लो। याद रखने से जल्दी हो जाएगा काम, हर बार नए सिरे से सोचने नहीं बैठना, एक बार एनालिसिस करो और बाद में याद रख लो कि इसके लिए गाउसियन सरफेस की शेप कैसी लेनी है, उसके लिए कैसे लेनी है ना। 3-4 ही ले देके हटा दो इसे। नेक्स्ट सीन में यहाँ से क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। ये बहुत इजी है। अगला सीन होगा स्पेरिकल, यूनिफॉर्म स्पेरिकल चार्ज। यूनिफॉर्म स्पेरिकल सरफेस चार्ज, इसका मतलब है चाहे सॉलिड स्फीयर है चाहे होलो स्फीयर है, द चार्ज हैज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ओनली, या नियर द सरफेस और द सरफेस, है ना। इसका जो रेडियस है ना वो है कैपिटल R। अब हो सकता है कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो स्फीयर के बाहर हो, या हो सकता है वो स्फीयर के अंदर हो, या इसकी सरफेस पर हो। 3 केस पॉसिबल हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बाहर वाला। तो फिर मैं बाहर एक चार्ज ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये बाहर एक पॉइंट है P, और आपको पता है जो पॉइंट आपको दे रखा है ना उससे मिलते जुलते पॉइंट्स मिलकर एक गाउसियन सरफेस बना लेते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। लो जी, इनसे एक बन गई गाउसियन सरफेस। ये लो, ये आपकी गाउसियन सरफेस है। इस गाउसियन सरफेस पर ये देखो, यहाँ जो स्फीयर है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, या ऐसे कहते हो एरिया चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज सिग्मा, दैट इज गिवन बाय टोटल चार्ज कैपिटल Q। टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल Q डिवाइड विद टोटल एरिया, और इसका एरिया क्या है टोटल, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। इस सरफेस पे टोटल चार्ज Q है और इस सरफेस का टोटल एरिया क्या है, 4 पाई R स्क्वायर। R इसका होगा, ठीक है, ये सिग्मा है। अब बात आती है कि जो एरिया एलिमेंट लेते हैं वो कहाँ लेते हैं, गाउसियन सरफेस पर, बिकॉज द फ्लक्स हैज टू लीक विद द गाउसियन सरफेस। यहाँ पर मैंने एक एरिया एलिमेंट लिया, छोटा सा एरिया, है ना, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा वो हमने अभी एनालिसिस में देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस, रेडियल। ई वेक्टर कह दूं क्या, ऐसे, और एरिया भी इसका इसी तरफ होगा, ds वेक्टर। अगर यही एलिमेंट आप इधर लेते तो ले लो, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होता और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता, मतलब इस तरफ से ऐसे ऐसे होता, थीटा इक्वल टू 0। ऑल अराउंड कहीं भी ले लो रेडियल होगा, तो थीटा हैज टू बी 0। वी डोंट नीड टू सब डिवाइड दिस, ये सीधा एक शॉट में हो जाएगा। इस बार
हमने फिर से डायलॉग लिखा है, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये नंबर 3 से, ड्यू टू इनफाइनाइट, no 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 not infinite, anybody is not going to infinite here. This time we will use word due to uniform spherical surface charge. ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज होता किस किस केस में है? यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज होता है कंडक्टिंग होलो स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, होलो है, द चार्ज हैज टू बी ओवर द आउटसाइड सरफेस, स्किन पे, कंडक्टर की स्किन पे तो रहेगा। और अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो सॉलिड, अगर सॉलिड स्फीयर भी है तो भी सॉलिड इंटीरियर में तो चार्ज जाने से रहा, द चार्ज हैज टू स्टे ओवर द एक्सटर्नल सरफेस ओनली, दैट इज कॉल्ड द स्किन ऑफ द कंडक्टर, उसी पे रहेगा। और तीसरा सीन है, तीसरा सीन हम लेते इंसुलेटिंग स्फीयर। थैंक यू बेटा, इंसुलेटिंग स्फीयर है ना, अगर सॉलिड हुआ तो उसके वॉल्यूम में चार्ज जाएगा, मैंने बताया था पहले भी। और अगर इंसुलेटिंग स्फीयर होलो है तो उसका सरफेस फिर चार्ज है वो ऊपर ही रहेगा, एक बोलते हैं कि इस सरफेस चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो अगर आपको कंडक्टिंग स्फीयर लेना हो तो नो मैटर वेदर यू टेक इट होलो सॉलिड, बट इफ यू टॉक अबाउट इंसुलेटिंग स्फीयर यू हैव टू टेक इट इन होलो शेप। ओके, होलो बिल्ट, होलो होना चाहिए, वरना सरफेस पे कैसे रहेगा चार्ज, है ना, सॉलिड नहीं है, दैट हैज नॉट टू बी सॉलिड। सो होलो insulating sphere in the 3 cases, इनमें से कोई सा भी एग्जाम में आ जाए ना, यू हैव टू गिव द सेम डेरिवेशन दिस वे। ओके, यहां पर भी देखो वैसे ये सिग्मा इंटू ए ही आएगा, एरिया इसका कंप्लीट एरिया, लेकिन वो एरिया है ना फिर किस में रिड्यूस किस में होगा? देखो कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? सही है ना। और ये तो एक ही शॉट में हो जाएगा, कैसे? सब जगह पर cos 0 ओपन कर लो, क्लोज इंटीग्रेशन, ई बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ds cos 0, और कौन सी सरफेस? कंप्लीट क्लोज। अब क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट्स है ना इन सबको इंटीग्रेट करके ये जो बड़ी वाली सरफेस तैयार होगी ना, वो का एरिया बताओ, उसका एरिया क्या होगा? बोलो। इस 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यही होगा? ये तो नहीं हो सकता, इसका रेडियस आएगा, यही तो डिफरेंस है। यस, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू बनेगा। ये गाउसियन सरफेस का एरिया आता है, याद रखना है। ये जो इंटीग्रेशन होता है ना सारा का सारा, एरिया एलिमेंट्स लेना वो करना, ये सारा का सारा होता है गाउसियन सरफेस के लिए, समझ गए? इस चार्ज्ड सरफेस के लिए नहीं। और हाँ, अगर गाउसियन सरफेस और चार्ज्ड सरफेस ओवरलैपिंग में आ जाए ना, तब दोनों का रेडियस कैपिटल आर ही लिया जाए, बिकॉज देन स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। उस केस में दोनों सेम हो जाएंगे। अरे बेटा, ये छोटा बड़ा मत देख, ये अलग पैरामीटर है और ये अलग पैरामीटर है। सेंटर टू गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है ना, ये तो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये जो चार्ज्ड स्फीयर है, इसकी रेडियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से। ये मत सोच कि ये साइज में बड़ा है ना, ये साइज में छोटा है, ऐसा मत देखो, ठीक है। ये एक बोलते हैं कि एक बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पैरामीटर में हम इसको यूज करते हैं, और एज ए कांस्टेंट भी। और ये वेरिएबल होने के लिए पूरा फेमस है ये कि इसको एज ए वेरिएबल यूज करते हैं।
इसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं करते, इसको फिक्स रेडियस के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, okay. जो एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड है उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। चलो बच्चों, अब बताओ, इस तरफ है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो यहां से क्या कर जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पर अब वापस आते हैं। भाई एक बात बताओ, यहां पर हमने इसका टोटल चार्ज क्या बोला, कैपिटल क्यू, और फिर हमने इसको सिग्मा के टर्म्स में डिकोड कर लिया। नहीं करते तो फिर ये ऐसा होता ना, और फिर इसकी जगह पर आता यही आता, उसके बाद इसकी जगह पर फिर से यही आता। यहां पर क्या आता, यहां पर आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता, और इसको हम क्या बोलते हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर बोलते हैं ना। ठीक, क्योंकि देखो इसके इक्वल ये है, ऐसे मान के चलो, इसको मास्क करो। ओके, मास्क इट, देन सी 1/4 पाई आर स्क्वायर इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ कॉलम कांस्टेंट बिल्ड कर लेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लिया ना ध्यान से। अब मैं एक बात कहता हूं, देयर इज अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, द चार्ज इज सेम एज द टोटल चार्ज ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, एंड देयर इज अ पॉइंट एट a distance small r from it. Now what is the value of electric field? What is the value of electric field at this point due to this charge? बताओ क्या होगा, पॉइंट चार्ज है। What? अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो r डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मैं तो 3 बार याद दिला चुका हूं आपको, 2 बार न्यूमेरिकल्स में, एक बार जब बनाया था तब। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, पॉइंट चार्ज क्यू का आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, और एक स्फीयर के चार्ज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही तो आ रहा है। अब आप क्या कंक्लूजन ले रहे हो इन दोनों पॉइंट से, बताओ। एक बात सोचो, ये जितना भी चार्ज है ना, इस सारे को इकट्ठा करो, पूरा दबा दो, और वो एक पॉइंट चार्ज बन के इसके सेंटर पे आ जाए, अपने ही सेंटर पे आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेम होगा कि बदल जाएगा? सेम ही होगा। तो बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स लाइक द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज पॉइंटेड एट द सेंटर। एक पॉइंट चार्ज की तरह से रख दिया गया उसके सेंटर पे, ऐसे बिहेव करता है। ओके, द टोटल चार्ज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर पोजीशन इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज। और मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज होना चाहिए, चाहे वो सरफेस चार्ज है, चाहे वॉल्यूम चार्ज है, किसी भी तरह का चार्ज है, उसके बाहर की पोजीशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होगा, चाहे कैसा स्फेरिकल चार्ज है, यूनिफॉर्म होना चाहिए बस, चाहे सरफेस है, चाहे वॉल्यूम है, कुछ ही है। बाहर की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो ये आपका रिजल्ट यहाँ आया है, और ये आउटसाइड के लिए है, इसलिए मैं ई आउट कह रहा हूँ इसे।
अगर ये पोजीशन इसकी सरफेस पे आ जाए तो, अगर सरफेस पे आ जाए तो फिर ये जो स्मॉल आर है वो इतनी हो जाएगी, फिर कैपिटल आर जितनी हो जाएगी, तब आपका ये टर्म है ना ये 1 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, कट जाएंगे ना, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नो मैटर what is the shape और size और geometry of the conducting surface। चाहे वायर है, चाहे नेल है, चाहे स्फेयर है, चाहे शीट है, मेटल की अगर है तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यह रूल भी है कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक बात। अब आरबीएससी में एक बार ये क्वेश्चन आया था, कैसे आरबीएससी में ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ओवर द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। इसका मतलब यहां पर निकलवाया था और कहा ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम इन्वॉल्व्ड। ठीक है, वरना हम क्या कर देते हैं, एट द सरफेस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 गिव्स, हाँ जी, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे ना, तो ई एट द सरफेस विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर कर देंगे, स्मॉल आर भी इक्वल है इसके, तो ये कट जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, है ना। ऐसे करके अपना ये काम हो गया। लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ एग्जाम पेपर बनाने वाला ये चाहता था कि आप एक डायग्राम बनाओ, इसकी सरफेस पर चार्ज है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अब गाउसियन सरफेस जो बनाओगे ना, गाउसियन पॉइंट यहाँ पर है, तो गाउसियन सरफेस भी इस सरफेस के ऊपर ओवरलैपिंग बनेगी। गाउसियन सरफेस की रेडियस भी क्या होगी, स्मॉल आर इक्वल टू सेम एज कैपिटल आर। अब आप एरिया एलिमेंट भी यहाँ लोगे, ds इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता ही है, थीटा इक्वल टू 0 है। सेम स्टेप्स लोगे यूजिंग गाउस's लॉ, वी कैन से क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई, और ये आ जाएगा आपका कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसा ही तो, बस स्मॉल आर नहीं दिखेगा, कैपिटल आर ही होंगे सब जगह। तो फिर ये आपका आ जाता है ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, है ना, और यह आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप इसमें कैपिटल आर लिख दोगे स्मॉल आर को, तो सीधा ये भी बन रहा है सरफेस पर, मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से देखो, एक तो रिजल्ट ये है इसका, ये तो क्यू चार्ज के टर्म्स में है, और ये है सिग्मा के टर्म्स में। फॉर्मूला सेम ही है, पर अगर न्यूमेरिकल में आपको टोटल चार्ज देके पूछ लिया तो ये लगेगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर चार्ज देके नहीं बोला, अगर आपको सिग्मा दे रखा है, तो फिर इसको यूज करने का फायदा नहीं है, फिर इस फॉर्म को यूज करो, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो बात ये कि फॉर्मूला के कई डायमेंशंस हैं, आप कौन सा वाला चूज करोगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डेटा गिवन टू यू एंड आस्क्ड टू यू, है ना। आई बात समझ में। फिर बात आ जाती है इनसाइड की। तो इस केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड कितना होगा बताओ। इनसाइड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड द
स्फीयर। ये हमारा स्फीयर कैसा है? सरफेस चार्ज वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें स्फीयर बना लेना, बना दिया। ये सेंटर और ये इसका खुद का रेडियस है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर ही है स्मॉल आर विच इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस जगह पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। हमें नहीं पता ये बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा, डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। ये मैटर है ना, डायरेक्शन से पहले ही सोल्व हो जाएगा। कैसे? यूजिंग गाउसेस लॉ। क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू, हाँ जी एक बात बताओ, गाउसियन सरफेस कहाँ है? जहाँ पर पोजीशन दे रखी है उन उससे जो पास हो रही है वही तो गाउसियन सरफेस होती है। तो ये है गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस है। एक बात बताओ, इस गाउसियन सरफेस में एम्बेडेड कितना चार्ज है? कितना चार्ज इसके अंदर इंक्लोज्ड है बताइए? एक बात बताओ बेटा, जितना भी चार्ज है वो सारा इस स्फीयर की सरफेस पर है और ये बेचारा छोटा स्फीयर है, इसके अंदर पड़ा है। तो जो चार्ज है वो उस छोटे वाले स्फीयर के बाहर ही है, अंदर का है। तो इसके अंदर तो टोटल चार्ज कितना है? 0 है। तो ये हो गया 0/ε0। क्या आएगा? 0। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो E इनसाइड डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैथ्स ये कहती है कि भाई या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों में से एक 0 है जिसकी वजह से 0 आ रहा है। तो फिर सरफेस चार्ज ये तो ds का क्लोज इंटीग्रेशन है। भाई मैं तो 0 नहीं हूँ, देखो मेरी रेडियस भी 0 नहीं है ना। और अगर मेरी रेडियस 0 नहीं है तो 4πr² मेरा 0 कैसे आ सकता है? तो फिर ये 0 है। तो E इनसाइड क्या है? इज 0। जहाँ जहाँ पर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, इस केस में सरफेस चार्ज के केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो गाउसेस लॉ भी आपको देखो इनडायरेक्टली आपको ये बात बता रहा है कि भाई देखो सरफेस पर अगर चार्ज होगा ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा उसका, ठीक है। चाहे इनमें से कोई सा ही है, ये हो ये हो ये हो, इन तीनों में से कोई सा भाई साहब है, ये सारा एनालिसिस सबके ऊपर डिटो लगेगा। आई बात पकड़ में? अब आपकी बुक के अंदर जो डेरिवेशन दे रखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। एक एडिशनल डेरिवेशन मैं आपको और दूंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल दे रखा आपके, शायद वो 13 नंबर का एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, 1.13 एग्जाम्पल है। तो उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल दे रखा है। और एनसीईआरटी का ये कायदा ये है कि इसके अंदर अगर कोई वर्ड भी लिख दिया ना तो वो सिलेबस के अंदर आ गया, फिर आपको कहीं से भी ढूंढना पड़े, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला वगैरह ढूंढो, वो आपके सिलेबस में आ चुका है। भले इस किताब के अंदर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, खाली नाम लिख के भाग गया वो, तो है ना, ये चीज़ें हैं। यहाँ तक सारा बढ़िया से करो। अब इसके एंड चैप्टर प्रॉब्लम से आज का दिन पड़ा है, न्यूमेरिकल करो 1 से लेकर 10 तक, कम से कम हो सके तो 14th न्यूमेरिकल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 न्यूमेरिकल इसके कर लेना आप, एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। 15 तक आप करो और गिवन एंड आस्क्ड वैल्यूज को पहले लिखो, उसके बाद में उसको एसआई में कन्वर्ट करना है, करो फॉर्मूला प्रेडिक्ट करो, वैल्यू पुट करो, सही से आंसर निकालो। जिस टाइम पे आप गिवन एंड आस्क्ड वैल्यूज लिखते हो उसी टाइम पे एसआई में कन्वर्जन चेक कर लिया करो कि करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कर लो भी, और वही वैल्यू फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करानी है। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज के लिए ई और आर को स्टडी किया, उसका ग्राफ कैसे होएगा? ई इनसाइड तो क्या था 0, और सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपके पास है यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज। ये कैसे कर, बोला भी ठीक से नहीं बना। ये लो जी, अब ये ऐसे ही बनेगा टमाटर लड्डू जैसा भी है, चलाइए इसे। ये इसका सेंटर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यहाँ पर बना देंगे हम ग्राफ स्मॉल आर ई, ये है सेंटर ओरिजिन, यहाँ से
ई इनसाइड क्या रहेगा, ई इनसाइड इज ए 0, ये लो जी, ई इनसाइड इज ए 0, और सरफेस पर होगा, ई सरफेस पर कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के कूलम्स कांस्टेंट है, और ये कितना है मैक्सिमम वैल्यू, और बाहर क्या हो जाएगा, ये है स्मॉल आर एज मच एज कैपिटल आर, इसके बाद इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन, ई आउट है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर ग्रेटर देन, जब भी सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होता, ऐसे में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है और आगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना, ये ग्राफ। अब इनकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, डू एज मेनी प्रैक्टिसेस एज यू कैन।